वो भी एमसीक्यू है या वो बीसीक्यू में है? वो एमसीक्यू ही है, वो एमसीक्यू बुक ही है, और उसमें एक्सप्लेनेशन है। और ये चले डेंटल डॉक्टर जिसकी डॉक्टर डॉक्टर शुजा आपने बत्तावर। बात की थी, डेंटल जिसकी, मेरे पास 6th एडिशन है। आप कौन सा पेज पूछ रहे हैं? 124 पर वो चेंज है दोनों में, वो चेंज है, 6th भी चेंज है 8th भी चेंज है, दोनों चेंज है। ओके, 124 इसमें तो प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है। चलें आप भले पिक्चर भेज दीजिएगा, मतलब बाद में। ठीक है ठीक है। जी जी, आप शुरू कर दें लेक्चर अब। थैंक यू सो मच। 26 कैंडिडेट्स आ गए, शुरू कर दें? जी शुरू करें। ठीक है ओके। कल हमने, मैं स्टार्ट दे रही हूँ, आप प्लीज अपने जो माइक्स हैं वो म्यूट कर दीजिएगा, फिर आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर दीजिएगा। सिर्फ रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें, ऑन कर दें, और ठीक है रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दें। थैंक यू। हम मैंने कर दिया है। आप प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट। ओके, कल हमने बात की थी सपोर्ट तक, ठीक है, उतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज जो हम बात करेंगे, अभी मैं पेरिफेरल सील और पोस्टीरियर पैरेटल सील आपको बताऊंगी। सो पेरिफेरल सील आपने देखा होगा हाउस जॉब में, आप बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, जैसे आप कहते हैं मैं पेरिफेरी अभी लेने जा रही हूँ, तो दैट इज आपका पेरिफेरल सील। इसका फंक्शन क्या होता है कि आप जब इम्प्रेशन ले लेते हैं तो इम्प्रेशन खाली सफिशिएंट नहीं होता है डेंचर को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि डेंचर और आपका जो टिश्यूज है वहां पे फिर भी थोड़ा सा स्पेस रह जाता है जहाँ से एयर पास हो जाता है और वो आपका डेंचर की रिटेंशन को खत्म कर सकता है। दैट इज व्हाई हम फिर बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, ताकि आपको पेरिफेरल सील मिल सके, ताकि वहां से कोई फूड, कोई एयर, कोई चीज भी अंदर ना जा सके, एंड हमारा डेंचर जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे, ठीक है। और पोस्टीरियर पैरेंटल सील जो है वो पेरिफेरल सील का ही पार्ट है, इट इज नॉट सेपरेट। ये मैक्सिलरी पोस्टीरियर एरिया में जो हम पेरिफेरल सील कर रहे होते हैं उसको ही पोस्टीरियर पैलेटल सील कहते हैं। पोस्टीरियर पैलेटल सील क्या है कि इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू एरिया at or beyond the junction of hard and soft palate, on which pressure within physiological limits can be applied by a complete denture to aid in retention, ठीक है। ये आपका जो है वो सॉफ्ट टिश्यू एरिया होता है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये हार्ड टिश्यू एरिया है, ये सॉफ्ट टिश्यू एरिया ही होता है। आपका मोबाइल और इमोबाइल टिश्यूज के बीच में ये एक एरिया होता है जहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, उतना बियरेबल प्रेशर लगाते हैं, सो दैट वहां पे आपका डेंचर रिटेंटिव रहे एंड डेंचर जो है वो डिसलॉज ना हो। फंक्शंस क्या हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील के? हैं, एक तो रिटेंशन, मैंने अभी आपको बताया था कि रिटेंशन में हेल्प करता है, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू प्रिवेंट फूड ऑक्यूमुलेशन। फूड ऑक्यूमुलेशन को, फूड की एंट्री को या एयर की एंट्री को ये प्रिवेंट करेगा। इट मेंटेन्स कांटेक्ट विद सॉफ्ट पैलेट, दस रिड्यूस्ड गैग रिफ्लेक्स। अगर ये सॉफ्ट पैलेट के साथ कांटेक्ट करता है, अगर डेंचर डिसलॉज नहीं होगा, अगर आपके पास रिटेंशन है, पोस्टीरियर पैलेटल सील है, तो डेंचर डिसलॉज नहीं होगा। अगर आपके पास पुअर पोस्टीरियर पैलेटल सील है, डेंचर डिसलॉज होगा, रिटेंशन पुअर है, तो डिसलॉजमेंट की वजह से ये सॉफ्ट पैलेट के बियॉन्ड भी जा सकता है, जिससे वो वहां पे रिसेप्टर्स कुछ होते हैं उनको स्टिमुलाई मिलेगी, एंड आपकी रैचिंग या गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस टंग इरिटेशन। अगर डेंचर रिटेंटिव है तो ऑफ कोर्स वो मूव नहीं करेगा, जब अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स कि वो आपके टंग के साथ भी इंटरफेरेंस करेगा। It prevents the entry of air and it guides the position of tray. अगर आप इम्प्रेशन मेकिंग से पहले पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को इंडेलिबल पेंसिल से मार्क कर देते हैं, तो आप तो आपके सॉफ्ट पैलेट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। सॉफ्ट पैलेट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे दैट मीन्स कि आप जो है वहाँ पे रिसेप्टर्स को, वहाँ पे कोई स्टिमुलाई नहीं दे रहे हैं, कोई ट्रिगरिंग नहीं हो रही है, तो गैग रिफ्लेक्स का चांस भी कम हो जाता है। एंड दिस वे आप अपना ट्रे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रे ऑप्टिमम रहेगा, उसके बॉर्डर्स यहीं पर फिनिश हो जाने चाहिए। एंड इट प्रिवेंट्स द इम्प्रेशन मटेरियल फ्रॉम गोइंग डाउन द थ्रॉट। अगर आपने वहां पे मार्किंग कर दी है इंडेलिबल पेंसिल से, आपने ट्रे अच्छी सेलेक्ट की है, तो आपका इम्प्रेशन मटेरियल भी फायरिंग्स की तरफ नहीं जाएगा। Okay, boundaries of posterior palatal seal area: anteriorly anterior vibrating line, posteriorly posterior vibrating line, and laterally pterygomaxillary notch. एंटीरियरली ये क्यूपिड बो शेप आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है। बेसिकली फोर लैंडमार्क्स आपने याद रखने, एक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बाउंड्रीज तो यही है लेकिन लैंडमार्क्स की मैं अभी बात कर रही हूँ।
आपका जो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया होता है उसमें इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, टेरिगोमैक्सिलरी नॉच या हेमुलर नॉच, ये आपका सर्किल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टेरिगोमैक्सिलरी नॉच कहते हैं या आप हेमुलर नॉच कहें, सेम बात है। एंड फोविया पैलेटिना, ये आपके 4 लैंडमार्क्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये एमसीक्यू भी किसी बुक में मैंने पढ़ा था, आई थिंक डेंटोजिस्ट में और समवेयर एल्स, कि आपके पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया में कौन से लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आप 4 लैंडमार्क्स जो है वो जहन में रखिएगा, ठीक है। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो होती है वो आपका जो है क्यूपिड बो शेप होती है, ठीक है। ये आप कैसे डिटरमिन करते हैं, ये आप 2 मेथड से डिटरमिन मैम करते हैं। आवाज नहीं आ रही। ओके जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम अब क्लियर है। मुझे क्लियर है। डॉक्टर बख्तावर, ये आपने बोला चौथा लैंडमार्क एंटीरियर वाइब्रेटिंग पोस्टीरियर टेरिगोमैक्सिलरी नॉच और चौथा फोवी पैलेटिनी, राइट? फोविया पैलेटिनी, अगर आप बोलते जी हैं तो जी, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं उसकी स्पेलिंग। एक मिनट, अब मुझे स्क्रीन दूसरी शेयर करनी पड़ेगी। मुझे स्पेलिंग पता है मैम, छोड़ दे। मैं आपको, नहीं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देती हूँ। जी, फोविया पैलेटाइन या फोविया पैलेटिनी, दोनों इसको कहते हैं। स्क्रीन नजर आ रहा है ना आपको? जी नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग है, और जो है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि व्हाट इज फोविया पैलेटिनी। अच्छा, आपका ये 4 लैंडमार्क्स आपने जहन में रखने हैं। आपका इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्यूपिड बो शेप होता है, इसका शेप भी जहन में रखिएगा, शेप होता है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय 2 मेथड्स, एक तो इधर एंड आस्क द पेशेंट टू ब्लो, ठीक है। हम पेशेंट की नोज को बंद कर देंगे, ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप ब्लो करें, तो क्या होगा कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो थोड़ा सा एलिवेट होना शुरू कर देगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो आपने हाउस जॉब में भी किया होगा, हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप आ करें, ठीक है। अगर तो वो जो है ना जल्दी जल्दी आ कर रहा है, दैट इज शॉर्ट विगरस बर्स्ट में कर रहा है, तो वो आपका इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन डिटरमिन करेगा। एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन डिटरमिन करने के लिए व्हाट डू वी से इज कि आप आ करें लेकिन आराम से करें, ठीक है, यानी अनएग्जैजुरेटेड मैनर में करें, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन डिटरमिन करने के लिए। टेरिगोमैक्सिलरी नॉच बहुत इजीली आपको वैसे ही पता चल जाती है। आप जो बुकिश मेथड है वो तो यही होता है कि आप टी शेप बर्निशर लें और उससे फिर जो है ना यहाँ पे आप टी उसका जो है वो फंस जाएगा यहाँ पे, तो उससे जो है आपको टेरिगोमैक्सिलरी नॉच या हेम्यूलर नॉच जो है वो पता चल जाएगी। बट वैसे भी आपको विजिबल हो जाती है जब आप पेशेंट का वाइड ओपनिंग करवाते हैं माउथ की, तो इट इज वेरी क्लियर विजिबल है, ठीक है। और फोविया पैलेटिना जो होता है ना वो आपके पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के 2 पीछे होता है, ठीक है। इट इज, हेलो, लास्ट आप लोगों का आवाज आ रही है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी आवाज आ रही है, बट आप प्लीज ये फिर से क्लियर कर सकती हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। क्या क्लियर करूं मैं आपको? अभी एंटीरियर वाइब्रेटिंग फोवे लाइन पैटर्न समझ आ गया, उसके बाद व्हाट डिड यू सेड व्हेन यू वर लैंडमार्क्स डिस्क्राइबिंग की जो की डिटर्मिनेशन लैंडमार्क? है वो बता दें। जी अब मैं अभी कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। जो आपका एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इज क्लियर, ओके। लेटरली जो है इसकी बाउंड्री होती है टेरिगोमैक्सिलरी नॉच या हेम्यूलर नॉच, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे डिटरमिन करेंगे। नाउ फोविया पैलेटिनी, फोविया पैलेटिनी इज नथिंग बट आपका जो है यहाँ पे इंडेंटेशंस होती हैं जस्ट 2 mm पोस्टीरियर टू दी पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ओके। और इस पे आप जो है ना वो म्यूकस ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती है यहाँ पे जो है वो इसको बस आपको वैसे ही पता चल जाएगा, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट it is just 2 mm posterior to posterior vibrating line, okay. Okay, anterior vibrating line क्या है कि it is an imaginary line located at the junction of hard palate and movable tissues of soft palate, ठीक है। इसमें कोई confusion नहीं है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको methods भी बता दिया है कि it is located by a Valsalva maneuver, ठीक है। and we can ask the patient to say ah with short vigorous burst.
Posterior vibrating line क्या है कि it is an imaginary line at the junction of aponeurosis of tensor villi palatini. Tensor villi palatini एक soft palate में मसल होता है, उसको हम कह रहे हैं and the muscular portion of soft palate, यानी आपका जो soft palate है उसका मोबाइल पार्ट एंड इमोबाइल पार्ट जो है उसके बीच में पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है, ओके, उसके जंक्शन पे, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय आस्किंग। मैम स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा जी, आपकी अभी तक व्हाइट वाली स्क्रीन है। ओके जी ओके। अच्छा आप नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी अब ठीक है। Posterior vibrating line मैंने अभी आपको बताया था कि it is located at the junction of movable and immovable part of soft palate, और इसको determine in normal unexaggerated manner। ठीक है, posterior parietal seal आपको क्लियर है? यस। जी जी क्लियर है डॉक्टर, आके करें पहले। हेलो, आई थिंक उनके नेट का इशू हो गया है। उनके नेट का इशू हो गया है। मैंने कहा पता नहीं शायद मेरे साथ कोई नहीं, मुझे भी ये लगा कि मेरे साथ कोई। बन गया हूँ आपसे डॉक्टर बख्तावर से, प्लीज वेट कीजिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये सेशन क्या लीव करना है? नहीं नहीं, ये सेशन लीव नहीं करना, इसी पे डॉक्टर आएंगी। जी आ गए डॉक्टर बख्तावर। जी पोस्टीरियर पैलेटल सील क्लियर है आप लोगों को? जी जी क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, सॉरी वो मेरा इंटरनेट जो है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप, ठीक है, इस पे मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप, आपका मैंडिबल का रिलेशनशिप विद द मैक्सिला क्या है, उसे हम मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप कह रहे हैं। इसमें दो रिलेशनशिप हैं, एक तो है वर्टिकल रिलेशन जिसे हम वर्टिकल आप डायमेंशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर बख्तावर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जी जी मैंने कर दिया है। अच्छा अब तक सब क्लियर है? प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा। यस So यस we have कंटिन्यू। क्लियर है, क्लियर है। we have two relations, maxillomandibular relations, that is vertical relation, horizontal relation। ठीक है, vertical relation को हम vertical dimension भी कहते हैं, ये आप हाउस शॉप में आपने डिटरमिन भी किया होगा। ओके, वर्टिकल रिलेशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड पॉइंट्स, यूजुअली वन ऑन द टिप ऑफ द नोज एंड अदर ऑन द चिन। ठीक है, एक मोबाइल पार्ट पे है एंड एक इमोबाइल पार्ट पे, दो हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं, उनका डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वर्टिकल रिलेशन है? दैट इज बिकॉज जो प्रीवियसली पेशेंट व्हेन द पेशेंट वाज डेंटेड,
तो पेशेंट का जो वर्टिकल स्पेस टीथ ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, नाउ वी डोंट नो, ठीक है। हमें वो तो पता करना है ना, हमें क्या पता हम टीथ कैसे सेट करें, वर्टिकल उसका वर्टिकल रिलेशन क्या रखें। मे बी आपका वर्टिकल डायमेंशन फिर हम इंक्रीज कर देंगे तब भी प्रॉब्लम है, डिक्रीज कर देंगे तब भी प्रॉब्लम होगा। सो वी नीड टू डिटरमिन दिस स्पेस, दिस वर्टिकल प्रोस्थेटिक स्पेस where we can set the teeth, okay। तो ये डिस्टेंस हम डिटरमिन करते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं, दैट इज रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन, ओक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन एंड इंटर ओक्लूजल डायमेंशन, जिसे हम फ्रीवे स्पेस कहते हैं। यूजुअली इसको फ्रीवे स्पेस कहते हैं, ठीक है, इंटर ओक्लूजल स्पेस या इंटर ओक्लूजल डायमेंशन नहीं कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन क्या है? जब पेशेंट की जो मैंडिबल है या पेशेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन पे है, तब हम वर्टिकल डायमेंशन डिटरमिन कर रहे हैं, दैट इज योर रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन। फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन मींस आपका नॉर्मल जो मैंडिबल का पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन पे पेशेंट आराम, वहां पे जब हम वर्टिकल डायमेंशन डिटरमिन करेंगे, दैट इज योर रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन। एंड व्हेन पेशेंट को हम कहें अब आप ओक्लूड करें, बाइट करें, and then we occlusal vertical dimension rest vertical dimension से कम ही होता है, because we ask the patient to occlude। And then we have interocclusal dimension और interocclusal distance और interocclusal space और freeway space, सब एक ही चीज का नाम है, ठीक है। ये कैसे डिटरमिन करेंगे? आप ब्रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन को ओक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन से माइनस कर देंगे तो विल गेट फ्रीवे स्पेस, ठीक है। फ्रीवे स्पेस जो है वो 2 to 4 mm होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 mm, नॉट मोर देन 4 mm, ठीक है। अगर 2 mm से कम है तो हम ऐड करेंगे, अगर 4 mm से ज़्यादा है तो हम रिड्यूस करेंगे, ओके। यहाँ पे पिक्चर में है रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन। मैम थोड़ा फ्रीवे स्पेस दोबारा बता देंगी प्लीज? वो मैं आपको आगे बता रही हूँ, अभी स्लाइड आएगी ना, अभी तो मैं आपको सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रही थी, मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड पॉइंट्स व्हेन द मैंडिबल इज इन फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, आपको पिक्चर से भी अंदाजा हो रहा होगा कि जब मैंडिबल इस पेशेंट में मैंडिबल रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पे हम वर्टिकल डायमेंशन डिटरमिन कर रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन। वंस इट इज डिटरमिन, देन we'll determine occlusal vertical dimension, that is we ask the patient to bite or occlude and then we'll measure the distance, okay। then rest vertical dimension में से occlusal vertical dimension का जो distance है उसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास measurements क्या आनी चाहिए? between 2 to 4 mm, okay। ओके, occlusal vertical dimension मैंने आपको बता दिया कि the distance between two selected points when the occluding members are in contact। interocclusal distance क्या है? difference between rest vertical dimension and occlusal vertical dimension, ठीक है। ये अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपने हाउस जॉब में भी किया होगा, पहले आप वर्टिकल डायमेंशन रेस्ट पे मालूम करते हैं, ठीक है, देन आप occlusal vertical dimension मालूम करते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मिलीमीटर्स है, उससे माइनस किया। आई एम सॉरी, हेलो जी जी, एक्सक्यूज मी डॉक्टर बख्तावर, आप मुझे प्लीज ये बता देंगे फिर से वीडियो एंड वीडीआर, मैंने मेरा नेट का थोड़ा हो गया था, आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। ओके, ठीक है। आपका जो रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन है वो क्या है कि आप वर्टिकल डायमेंशन डिटरमिन कर रहे हैं व्हेन द पेशेंट इज इन रेस्ट पोजीशन, यानी पेशेंट का जो मैंडिबल है दैट इज इन फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन, यानी नॉर्मल उसका जो पेशेंट आराम से है, रेस्टिंग पोजीशन में है, पेशेंट का वर्टिकल डायमेंशन तब डिटरमिन कर रहे हैं, दैट इज योर रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन, ओके। एंड देन आप उसी पोजीशन में पेशेंट को कहें कि अब आप बाइट करें तो वो क्या हो जाएगा? occlusal vertical dimension, ओके। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। देन आपने जब ये दोनों मेजरमेंट्स आपने ले ली, आपने हाउस जॉब में किया होगा, यहाँ पे आप स्केल रखते हैं, रूलर रखते हैं, या आप जो है पेपर कार्ड रखते हैं, वहाँ पे आपने मेजरमेंट्स कर ली, वो मिलीमीटर्स में आपने मेजरमेंट्स आ गई। देन हम रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन में से occlusal vertical dimension को माइनस करेंगे, ठीक है। उसको माइनस कर दिया तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, जी जी मैम, ये पूरा टीथ सेटअप करने के बाद हम इसको चेक करते हैं ना?
नहीं नहीं, ये हम करते हैं बिफोर द टीथ सेटअप, ये इसीलिए तो कर रहे हैं हम के नहीं, हमें लेकिन पता अगर चले ये कि जॉ जी रिकॉर्ड लेते हैं ना हम तो तब। अगर बिफोर टीथ सेटअप करेंगे तो ऑक्लूजली हम कैसे दांत मिलाएंगे अगर कंप्लीट डेंचर बना नहीं, रहे हैं? इट इज इसमें जो पिक्चर में डेंटेड पेशेंट है, ये डेंटेड पेशेंट में भी करते हैं हम। ई डेंटलेस पेशेंट में आप जब नहीं बना रहे थे ऑक्लूसिव रिम्स, उसमें आप वैक्सीन के वर्टिकल, साथ हम करते हैं ना। इसको वैक्सीम्स के साथ ही करेंगे, हाँ आरवीडी और ओवीडी दोनों को वैक्सीम के साथ ही करेंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि जब हम ओवीडी करा रहे होंगे तो हम पेशेंट को वैक्सीम पे ही मतलब एक तरीके से बाइट करने के लिए बोलेंगे। जी जी, यू आर करेक्ट। अच्छा, और जब हम आरवीडी कर रहे होंगे तो वैक्सीम्स जो हैं वो सेपरेट होंगी जी अंदर जी से, जी, मतलब थोड़े से इसमें मिलीमीटर। हम ऑक्लूजल रिम्स बनाते हैं इसलिए क्योंकि ऑक्लूजल रिम्स आपके जो ऑक्लूडिंग मेंबर्स होते हैं, यानी दांत को रिप्लेस कर रहा होता है ना, वो दांतों को ही डिटरमिन कर रहा होता है। तो ऑक्लूजल रिम्स हम बनाते हैं इसलिए। ऑक्लूजल रिम से हम जॉ रिलेशन ले रहे हैं, यहाँ पे तो डेंटेड पेशेंट है, ठीक है, बट आप इसको कंसीडर करें एज ई डेंटलेस पेशेंट, ओके। ऑक्लूजल रिम्स के साथ आप कंसीडर करें, बिफोर टीथ सेटअप ही हम ले रहे हैं, बिकॉज तभी तो हमें पता चलेगा कि वर्टिकल स्पेस कितनी है, वर्टिकल रिलेशन है क्या। सही सही, ओके ठीक है, वंस हमने ये डिटरमिन कर दिया, देन आरवीडी से यानी रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन से हमने ऑक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन जब माइनस करेंगे, तो अगर आपने वर्टिकल डायमेंशन अपना करेक्ट डिटरमिन किया है तो इट वुड बी 2 to 4 mm का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसे ज़्यादा या इसे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ अगर आपका जो है डिस्टेंस 2 mm से कम है तो आपको फिर ऑक्लूजल रिम पे जो है ना वैक्स ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका 4 है तो आपको ऑक्लूजल रिम को कम करना पड़ेगा, एंड फिर मेजर करेंगे तो फिर आपका इतना ही डिस्टेंस आना चाहिए, ओके। एंड डेंटेड पेशेंट में इट इज़ 1 to 8, बिटवीन 1 to 8 mm, ओके। लेकिन आप ई डेंटलेस पेशेंट का याद रखें, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी ने वर्टिकल डायमेंशन सही नहीं लिया एंड आपने जो है वो इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन पे पेशेंट को डेंचर दे दिया, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? ये दोनों स्लाइड्स जो हैं अभी इंक्रीज्ड और डिक्रीज वर्टिकल डायमेंशन के जो आफ्टर इफेक्ट्स होने हैं, वो प्लीज़ आप इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको याद रखिएगा। अगर आपने वर्टिकल डायमेंशन को इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा लगेगा रिच पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, सोरनेस होगा, रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन होगी, ठीक है। म्यूकोजा भी ट्रॉमाटाइज्ड होगा एंड आपका टीथ क्लिकिंग होना शुरू हो जाएगी। एंड आपका प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो आपकी जो एक्रेलिक टीथ हैं वो भी वेयर करेंगे एंड आपका पेशेंट जो है उसको डिफ़िकल्टी होगी इन क्लोजिंग द लिप्स, ठीक है। And most of the cases his lips would be incompetent, and there would also be difficulty in swallowing, speaking में भी difficulty होगी और इसका stretched appearance होगी, kind of strained या उसका face elongated हो जाएगा। and if आपने जो है डिक्रीज कर दिया वर्टिकल डायमेंशन तो पेशेंट को च्यूइंग डिफिकल्टी होगी, चीक बाइटिंग होगी, क्योंकि आपने डिक्रीज किया है तो उसका जो भी म्यूकोजा होगा वो टीथ के बीच में आ रहा होगा एंड उसको चीक बाइटिंग होना शुरू हो जाएगी, टंग इंटरफेरेंस भी होगी,